Hello everyone, I am Sadaf Chaudhary. I have got ranked 23rd in this year Civil Services examination. Today I am here to share with you all my preparation strategy, resources and whatever I feel are the important do's and don'ts for this exam. First of all, I would start with a brief introduction of myself. My hometown is Amroha. It's a little small district in Uttar Pradesh. I did my schooling from there itself. Afterwards, I cleared JEE Mains and went on to do my engineering from NIT Jalandhar. After graduating from the college, I worked for 2 years with a US-based bank. I was here in Delhi itself. And in 2018, I quit my job and moved back home to prepare full-fledged for the UPSC examination. My optional subject is political science and international relations. My background was basically chemical engineering, but then when I was deciding these optional subject, I went through the list and I took a decision based upon my interest, upon the availability of material and all such small logical considerations, and political science fit the bill really well, and hence I ended up opting for political science. Talking about my preparation strategy. So I have been preparing on my own for last 2 years, and I feel that I might be of some help to the experience. जो थोड़ा फार फ्लंग एरियाज से आते हैं, जिन लोगों को ऐसा है कि कोचिंग या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि घर से बहुत दूर है, रहना नहीं चाहते हैं, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू ले डाउन माई स्ट्रैटेजी, और आप लोगों को जो भी पॉइंट्स जो भी अपने लिए रेलेवेंट लगे आप उनको पिक कर सकते हैं. मैंने जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट जो मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ वो ये कि गेट अ होल्ड ऑफ द सिलेबस. आप अपना सिलेबस प्रॉपरली देखिए कि एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, क्योंकि 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों स्टेजेस का एक डिफरेंट पैटर्न है, एक डिफरेंट डिमांड है, और सिलेबस भी मोर और लेस आपका ओवरलैप होने के बाद भी काफ़ी डिफरेंट रहता है. तो आप सिलेबस देखिए हर स्टेज के लिए और ये देखिए कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम की. इसके लिए आप काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं. देयर इज़ दिस इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट, जहाँ पे आपको एक सिलेबस का बहुत ही डिटेल में डाइसेक्शन किया हुआ एक फ़ाइल मिल जाएगी. तो मैंने वो फ़ाइल देखी, मैंने पूरा सिलेबस एक प्रिंट आउट निकाला, उसको देखा कि पेस्ट कर दिया था वॉल पे कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं और ये मुझे मतलब रिसोर्सेज इनके लिए अरेंज करने हैं. और उसके बाद जब मैंने बुक्स चूज़ की तो मैं उन सिलेबस के पॉइंट्स को ध्यान में रख के बुक चूज़ किया करती थी. ऐसे नहीं कि 2-3 पॉइंट्स किसी बुक में हैं और मैं पूरी बुक पढ़ रही हूँ. तो ये आपको बड़ा फोकस रखेगा और आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने में से बचाने में हेल्प करेगा. तो सिलेबस पहली चीज़ है. उसके बाद फिर दूसरी चीज़ होती है कि आपकी रिसोर्स लिस्ट क्या होती है. तो रिसोर्स लिस्ट के लिए आज के एक डिजिटल इंडिया वाला एज है, आपके पास सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इंटरनेट का यूज़ किया. मैं डिफरेंट टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ती थी, यूट्यूब पे उनकी स्ट्रेटजी वीडियोस देखती थी. इनफैक्ट डेली नॉलेज ट्रैक की भी बहुत सारी वीडियोस रिपीटेडली मैंने देखी और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली उस चीज़ से. तो ऐसे करके मैं बहुत सारी बुक्स मैंने शॉर्टलिस्ट की, और फिर जब मैंने देखा कि अच्छा सिलेबस से क्या मैच कर रहा है, किस बुक में क्या है, तो अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू अराइव एट अ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ सम 10-15 बुक्स सब मिला के. उनमें से जनरली NCERT थी कुछ, तो वो तो एक मैंडेटरी है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, और बाकी कुछ थोड़ी आपकी रेफरेंस बुक्स थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. तो दूसरा स्टेप मेरा ये रिसोर्स लिस्ट को अपने कंपाइल करना था. तीसरा स्टेप था अब मेरी स्ट्रेटजी मुझे ले डाउन करनी थी, क्योंकि एक प्लानिंग के बिना आप कोई भी चीज़ करें तो सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं और फेलियर के चांसेस प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो मैंने स्ट्रेटजीज़ के लिए भी सेम चीज़ की
कि मैंने जो डिफरेंट लोगों की स्ट्रेटजी मैं पहले देख ही चुकी थी, तो मैंने देखा कि मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं एप्लीकेबल है। वो पॉइंट्स मैंने पिक कर लिए, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं, कुछ मेरी स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ मेरी वीकनेसेस होंगी, तो मैं कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकती और आपको भी नहीं करने का ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी इस वीडियो से भी जो आपको रेलिवेंट लगे आपको सिर्फ वही पिक करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। तो ऐसे करके मैंने डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस इधर उधर से लिए, अपनी एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की, और एक बार मेरे पास पूरा 1 साल का प्लान था, एक ब्रॉड प्लान था इन प्लेस, तो मैंने फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक इसने मुझे बहुत ही फोकस्ड रखा और मुझे पता था कि मुझे क्या मेरी वीकली टारगेट्स हैं या मंथली टारगेट्स हैं। तो मैं बहुत डिसिप्लिन थी घर पे रह के भी, क्योंकि कंप्लीट करना था। अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जहाँ पे आपका एक शार्पनेस ऑफ माइंड कितना है, आपका एक लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि आप 2 घंटे में, और आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ है, तो इतने शॉर्ट टाइम में आपको अपना सारा नॉलेज समन करके वहाँ डिस्प्ले करना होता है। जीएस में तो ये होता है, मेंस में आपकी, कि आप लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरे में आप अपने आप को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन प्री में ऐसा है कि आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ड्यूरेरी स्टेज ये लगती थी, आज भी लगती है। इसलिए पहले अटैम्प्ट में, दूसरा मेरा ये अटैम्प्ट था, पहले अटैम्प्ट में मैं अपना प्री भी क्लियर नहीं कर पाई थी। तो आई थिंक मुझे पता है कि कितना बुरा फील होता है जब आप प्री नहीं क्लियर कर पाते हैं, या जब आपको लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई की बट आप उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं परसेप्टिबल रिजल्ट्स में। तो प्री के लिए इस दूसरे अटैम्प्ट में मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन किए, क्योंकि ये मैं समझ गई थी कि मेंस आपकी रैंक बनाता है, आपकी जो लिस्ट में नाम आता है वो मेंस से आता है, लेकिन प्री आपको एलिमिनेट कर देगा और आप आगे नहीं जा पाएंगे, तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो इस बार मैंने जो डिफरेंट किया था अपने पिछले अटैम्प्ट से, वो ये कि प्री पे भी बहुत फोकस किया था। वैसे तो खैर ये सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन मैं अपने लिए जो बता रही हूँ, तो मैंने 5 महीने दिए थे प्री को, क्योंकि मेरा इस बार यही टारगेट था कि कम से कम प्री तो निकलना चाहिए, उसके बाद का तब देखी जाएगी। तो प्री के लिए जो मेरी बुक्स थी, वो मैंने बहुत ही एक अपना कंसाइज बुक लिस्ट रखी थी। जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए मैंने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास की होती हैं वो देखी थी। उसके बाद आपका एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री होती है, उनके लिए मैंने पुरानी एनसीईआरटीज़ जो RS शर्मा आप कह लीजिए उसको, और एक सतीश चंद्रा, ये 2 बुक्स हैं, ये मैंने एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के लिए की थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की थी। सेम विद ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, एक्चुअली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उन दोनों के लिए ही मैंने सिर्फ 6th to 12th की एनसीईआरटीज़ की थी। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीवन, आई बिलीव। तो डीडी बसु भी काफ़ी लोग करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, बट मैंने पर्सनली नहीं की थी, एंड लक्ष्मीकांत वुड सफाइस फॉर यू पीपल, मेरे लिए तो वो हमेशा बहुत ही मोर देन इनफ रही। उसके बाद एक इन्वायरमेंट आपका सब्जेक्ट होता है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, मैं भी डरती थी। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक ली। शुरू में थोड़ा वो बुक इतना ऑर्गेनाइज नहीं है अच्छे से, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी, जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो दिमाग आपका इंटरलिंकेज बनाने लग जाता है और आपको वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। लास्टली आई फील कि प्रीलिम्स के लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि 50% आपका स्टैटिक होता है, 50% आपका डायनेमिक होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ा करती थी रिलीजियसली। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। कभी अगर ऐसा हुआ कि किसी वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ या वीकेंड पे कुछ हो गया है, तो मैं फिर नेक्स्ट डे बैठ के 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, लेकिन हमेशा पढ़ती थी। और रिवाइज़ करने के लिए मैं करंट अफेयर्स की बुकलेट्स का यूज़ करती थी। वैसे काफ़ी लोग न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत टाइम मेरा उसमें चला जाया करता था। और जब कोई बुकलेट आपकी एकदम अच्छी है, कोई दूसरा आपके लिए हार्ड वर्क करके रख रहा है, तो यू शुड लर्न हाउ टू यूटिलाइज दैट हार्ड वर्क, बिकॉज यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क। तो इसलिए मैं रिवाइज़ करने के लिए करंट अफेयर्स की बुकलेट का यूज़ किया करती थी। उसके बाद ये तो मेरी रिसोर्स लिस्ट की बात हुई प्री के लिए। एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ जो होती है वो होती है आपके टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप होते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रिपेयर करते हुए समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें समझ में आता है कहाँ नॉलेज में गैप्स हैं, कहाँ हमारा एनालिटिकल एबिलिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। टेस्ट सीरीज़ भी आप लगा सकते हैं। मैं तो ये करती थी कि क्योंकि घर पे रह रही थी और एकदम काफ़ी कॉस्टली भी होती है आई बिलीव, तो मुझे लगता था कि आप कहीं भी ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग में ज़ीरोक्स शॉप से आप वहाँ टेस्ट ले सकते हैं, सभी बच्चे ये करते हैं।
तो आप टेस्ट बुकलेट्स ले आइए, घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव ही तो है, बाद में आप चेक कर सकते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिए होते हैं कि क्यों गलत था, क्या गलत था। तो मैंने ऐसे करके 2 इंस्टीट्यूट्स की, एक थोड़ा एनालिटिकल वाला इंस्टीट्यूट कोई भी, और एक थोड़ा फैक्चुअल वाली जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो लगाई, और दोनों को ही मल्टीपल टाइम्स बाद में रिवाइज़ किया, क्योंकि अपनी गलतियों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। गलती करना इज़ फाइन, लेकिन वो एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए रिवीजन हेल्प करता है। तो ये मेरी सारी रिसोर्स लिस्ट और ये सारे मेरे टेस्ट जो मैंने प्रीलिम्स के लिए किया। अगर अभी आपको शायद लग रहा होगा कि तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रीलिम्स से डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करने से, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने से डरिएगा मत, और रिवीजन इज़ द की फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस के बारे में अगर बात करें, ये मेरा पहला ही मेंस था, बट एक मेंस का मुझे हमेशा से था कि ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक राइटिंग फ्लेयर बचपन से था, आंसर राइटिंग वगैरह की कोई दिक्कत आती नहीं थी, एंड सिलेबस फिर ये था कि ओवरलैप था, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ी कवर करने में भी। तो मेंस के लिए अगर मैं पहले रिसोर्स लिस्ट की बात करूँ, आपका हम GS1 पेपर्स के हिसाब से बात करते हैं। GS1 में आपका एक हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशियोलॉजी होता है। तो हिस्ट्री के लिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो मैंने किया था, मैंने वही रिवाइज़ किया। इसमें आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक 10th क्लास की छोटी सी NCERT है पुराने वाली, अर्जुन देव करके, अभी वो बुक भी आने लगी है शायद अलग से, वो मैंने किया एकदम शॉर्ट में, कंसाइज नोट्स बुक्स जो भी थी वो बस एक वही बुक मैंने की थी, क्योंकि ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आएगा और आप उसके लिए एक 400-500 पेजेस की बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने देखा कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो मैंने वही एक बुक की, और मोर और लेस आई वाज एबल टू डू ऑल दोज क्वेश्चन सॉल्व। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गया। ज्योग्राफी के लिए आई अगेन कॉन्टिन्यूड विद आपका जो ये NCERT मैंने प्रीलिम्स में की थी, और मैप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। एटलस में ले आई थी, डेली प्रैक्टिस किया करती थी, पूरी दुनिया का, इंडिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप आपको पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे क्या फीचर्स हमारे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। उसके बाद सोशियोलॉजी में आपका जनरली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सफाइस करते हैं, क्योंकि आपके वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा बेसिक भी देखना है, तो आप 11th-12th की सोशियोलॉजी की NCERTs देख सकते हैं, वही मैंने किया था। उसके बाद GS2 पे आते हैं। GS2 में जो आपकी पॉलिटी वाला पार्ट है वो आप लक्ष्मीकांत से अगेन कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिली, वहाँ से मैं एग्जाम्पल्स वगैरह कोट कर दिया करती थी, तो जो लोग PSIR बैकग्राउंड से उनको GS2 में फिर भी काफ़ी ईजी रहेगा नेविगेट करना। उसके बाद गवर्नेंस पार्ट के लिए जो सेकंड ARC की रिपोर्ट्स हैं, वो मैंने समरी उनकी ले ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 400 पेजेस की समरी आती है, बट आपको सारी नहीं पढ़नी है। जो गवर्नेंस के टॉपिक्स आप देखेंगे आपके सिलेबस में, सिलेबस को आप ऐसे अपना एक होरोस्कोप बना के चलिए कि जो पॉइंटर्स उसमें वही हमें पढ़ने हैं, तो वो मैंने सेकंड ARC से पढ़े। और उसके अलावा आप दूसरे काम ये कर सकते हैं कि नीति आयोग का एक आपका इंडिया 75 करके एक एक्शन एजेंडा कह लीजिए, या कुछ भी उनका काफ़ी अच्छी एक बुक है, रिसोर्स है एक, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लगभग 50 थीम्स कवर की हुई हैं। मैंने अपने GS2 और GS3 दोनों की प्रिपरेशन में एक्सटेंसिवली उस रिसोर्स का यूज़ किया था, और वो रिसोर्स इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, अगर आप देखेंगे तो वो लोग नॉर्मल ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हम मतलब इंट्रोडक्शन, कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, देन वो करंट सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चल रहा है, देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड लास्टली हम वे फॉरवर्ड क्या है। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो हम UPSC के एग्ज़ाम में लिखना चाहिए हमें, और हम लिखना चाहते भी हैं। तो वो चीज़ आपको रेडीमेड एक गवर्नमेंट सोर्स से मिल रही है, उससे बेटर क्या हो सकता है। तो मैंने उस एक्शन एजेंडा का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया अपने GS2 और GS3 के सिलेबस पॉइंट्स के लिए। उसके बाद GS3 में जो एक चीज़ रह जाती है वो इकोनॉमिक्स। उसके लिए जो बेसिक आपकी बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं, मैं तो NCERT यूज़ करती थी, मैंने कॉलेज में अपना इलेक्टिव लिया था इकोनॉमिक्स, तो मुझे थोड़ा बहुत आता था पहले से, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बहुत बच्चों को शायद थोड़ा इकोनॉमिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए आप ऑनलाइन मृणाल सर की वीडियोस पढ़ें, उनको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो संजीव वर्मा की एक बुक आती है ऑन इकोनॉमी, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। GS3 में एक लास्ट टॉपिक जो रहता है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हम सब लोग 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने 10th क्लास की वही NCERT उठाई, और जो आपके 7-8 कॉमन डिज़ास्टर्स होते हैं, एक तो वो देखा कि कैसे कैसे मतलब
क्या रीजंस हैं, क्या एरियाज हैं जो अफेक्ट होते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा काफ़ी बेस इससे कवर हो गया था। और एक दूसरा जो रिसोर्स था वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो NDMA का होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देखिए। बस ये सोचिए कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू एडिशन कर देंगे, इतना लिखना है 10-12 पॉइंट्स, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और लास्ट हमारा आता है GS4 जो आपका एथिक्स का पेपर होता है। इसके लिए मैंने खुद से ही अपने नोट्स बनाए थे। सिलेबस अगेन मेरा बहुत ही रेफरेंस पॉइंट जो रहा वो सिलेबस रहा। वहाँ से मैंने टॉपिक्स उठाए जो जिनके बारे में वो बात करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी आप वो टॉपिक्स उठा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो थीम्स हैं वो आपकी ब्रॉडली सेम रहती हैं। मैंने टॉपिक्स उठाए, हर टॉपिक के अपना नोट्स प्रिपेयर किए, करंट अफेयर्स से उनको लिंक किया, और अल्टीमेटली वही मैंने एग्ज़ाम में उस चीज़ को पेपर पे रिप्रोड्यूस करने का मेरा पूरा एक कोशिश रहती थी। क्योंकि पेपर बड़ा लेंदी आता है, तो आप लोगों को लगेगा कि इतना कुछ पढ़ेंगे कैसे, करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो वो प्रैक्टिस से आता है। और यही सेम चीज़ केस स्टडीज़ जो एथिक्स में आती है उसमें हेल्प करती है। जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था तो उससे 15-20 दिन पहले मैं डेली एक केस स्टडी सॉल्व करती थी, और वो 15-20 केस स्टडीज़ ने मुझे थोड़ा रिदम में ला दिया था। तो जब एग्ज़ाम में आई तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। प्रीलिम्स और मेंस के बाद लास्ट में हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं। तो इंटरव्यू में आपको जो आपका डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो बहुत हेल्प करता है। वो आपका 80% आप ये मानिए कि आपके क्वेश्चंस या तो उसमें से होंगे या उससे एनी हाउ रिलेटेड होंगे। जो रैंडम हम ऐसे देखते हैं मूवीज़ में कि पता नहीं क्या पूछ लिया, वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर किसी का डैफ अलग है, तो हर किसी के क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो हमें लगता है कि वो रैंडम है, बट वो रैंडम नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो आप ये कीजिए, मैंने भी ये किया था और काफ़ी लोग करते हैं एक्चुअली, कि अपना डैफ लेके बैठ जाइए। उसके हर वर्ड को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके नाम का क्या मतलब है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या रिलेवेंस है, आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू का क्या रिलेवेंस है, होम टाउन का क्या रिलेवेंस है, ये सारी चीज़ें आपको फैक्चुअली पता होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें आप पे एप्लीकेबल करती हैं, जैसे मुझे पता था क्या है वो वीमेन, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे उस पर इशूज़ वो रेडी करने हैं। या फिर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मुझे अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रेडी करना है। या फिर ये बेसिक क्वेश्चंस कि आपने क्यों स्विच किया, या आप क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में। ये जनरल आपके HR वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद से प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो मैंने 2 ही चीज़ की थी, एक अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर किया था, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे पता थे, और दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चंस मेरे पे एप्लीकेबल थे, जो HR वाले क्वेश्चंस, वो मैंने A4 साइज शीट्स पे लिखे और उसके पॉइंटर्स बना लिए थे कि जब भी एग्जाम में आएगा ये बुलेट पॉइंट्स मुझे पता है और मैं उसको फिर फ्रेम करके स्ट्रक्चर करके आंसर कर दूँगी। अब लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको जो मुझे लगता है शॉर्ट में अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द एग्ज़ाम। जो डूज़ मुझे लगते हैं वो ये कि पहली चीज़ अपने नोट्स बनाइए। बुक से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दूसरों के नोट्स से पढ़ रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमेशा मेरा एंडीवर जो मेंस में रहा या जो अपने ऑप्शनल में रहा वो ये कि मेरे पास हर टॉपिक ऑफ सिलेबस के लिए 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए। जो आप शॉर्ट ये ऐसे क्रिस्प एंड शॉर्ट पॉइंट्स रखेंगे, जब एग्ज़ाम में मेंस में लिखने के लिए आएगा और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सोच के लिख सकें, तो ये जो एकदम पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे ना, क्योंकि आपने लिखे हैं और आपने रिवाइज़ किया है उन्हीं को, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो अपने नोट्स बनाइए क्रिस्प करके, उसके बाद आप उनको रिवाइज़ कीजिए और फिर उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से मेरा मतलब आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, जो मैंने तो एक शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं प्रीलिम्स और मेंस में हम लोगों के टाइम पे बिकॉज ऑफ द कोविड। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है, आपको लग रहा है फ्लेयर आपका आंसर राइटिंग का थोड़ा कम है या उतना आप स्किल्स आपकी डेवलप अभी नहीं हो पा रही हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे IAS बाबा है या इनसाइट्स ऑन इंडिया है, जहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चंस डालते हैं। आप डेली आंसर राइटिंग करके अपलोड कर दीजिए और पीयर रिव्यू हो जाता है। तो ये नोट्स, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, ये मुझे लगता है कि हमेशा डूज होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर वो आपका प्री हो चाहे मेंस हो। और डोंट्स में जो मुझे लगता है वो ये कि 3 चीज़ें। पहली बात, मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखिए। वही आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, मैं भी रिट्रेट करूँगी कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। आपको इतना एक्सपर्टीज हो जाना चाहिए कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप आंसर कर पाएँ।
दूसरी चीज़, अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिवाइस कीजिए, ब्लाइंडली टॉपर्स को फॉलो मत कीजिए इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सब लोग यूनिक होते हैं, सब लोगों का अपना एक तरीका होता है स्टडी करने का, बल्कि मुझे लगता है सोने का उठने का भी। कोई आपको बोला है 5 बजे उठ जाओ बट आप नहीं उठ पाते तो आप मत कीजिए, आप अपने कंफर्ट में अपने कन्वीनियंस से पढ़िए बट अपना 100% दीजिए। एंड लास्ट जो थर्ड पॉइंट मुझे लगता है डोंट्स में, वो ये कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो आपका आधा बैटल तो आप वहीं पे लूज़ कर लेते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन उसके साथ ये कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता है। पेपर डिफ़िकल्ट है तो अब सबके लिए है, क्योंकि मैं अपने पूरा 100% करके आया हूँ। आई होप जो पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ थोड़ा बहुत जितना भी आप लोगों को हेल्प कर पाए, इट वुड बी रियली अ मोमेंट ऑफ ऑनर ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी कि मैं किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस को हेल्प कर पाई। और बाकी कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो आप चैनल पे नीचे लिंक में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।